नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा भयावह हो चुकी है। इस बार वायरस के नए नए म्यूटेंट्स ज्यादा संक्रामक और जानलेवा साबित हो रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अलग अलग राज्य अपने यहां कोविड की स्थिति के मद्देनजर कड़े से कड़ा कदम लगातार उठा रहे हैं। दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, केरल जैसे कई राज्यों में जहां पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू है, वहीं यूपी, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू या आंशिक लॉकडाउन जैसे कदम उठाए गए हैं। वहीं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश के जिन जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 10% से ज्यादा है, वहां 6 से 8 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाना चाहिए ही चाहिए, तभी इस जानलेवा महामारी पर नियंत्रण किया जा सकेगा। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए यह भी समझाने की कोशिश की कि हमारे सामने दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक समय संक्रमण की दर 35% से ज्यादा थी और लॉकडाउन के बाद यह 17% के आसपास आ चुकी है। तो कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। इसी पर आज हमारी 1 घंटे की चर्चा होने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, उनसे हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां यहां पर की जानी चाहिए और क्या लॉकडाउन ही वो इकलौता एकमात्र विकल्प है जहां पर तैयारी की जरूरत है। आपको बताएं कि बलराम भार्गव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि संक्रमण दर 10% से जहां ज्यादा है, वहां लॉकडाउन 6 से 8 हफ्ते बढ़ा दिया जाना चाहिए, तभी इस जानलेवा महामारी पर नियंत्रण किया जा सकेगा। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे सामने दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक समय संक्रमण दर 35% से ज्यादा थी और लॉकडाउन के बाद ये 17% पर आ चुकी है। तो ये आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है और एक तरह से ये सरकार के लिए एक संकेत भी है कि जहां पर संक्रमण की दर 10% से ज्यादा हो चुकी है, वहां पर लॉकडाउन को बिल्कुल भी हटाने की भी जरूरत नहीं है। लॉकडाउन और भी एक्सटेंड करने की जरूरत है, यानी और भी उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसी से कोरोना की चैन को हम तोड़ पाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारी है। हमारे साथ आस्था तिवारी होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विजय खेरा बीजेपी प्रवक्ता के रूप में होंगे और कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ सपा प्रवक्ता के रूप में होंगे और डॉक्टर पंकज सिंह हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में जेपी हॉस्पिटल नोएडा से हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आस्था तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। विजय खेरा बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही डॉक्टर पंकज सिंह हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर जेपी हॉस्पिटल नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे कि जिस तरह से आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने साफ कहा है कि जहां पर संक्रमण की दर ज्यादा है, वहां पर लॉकडाउन और भी ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। पिछली बार जब आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे तो आपने भी ये बात कही थी साफ तौर पर कि लॉकडाउन अभी शुरुआत की गई है, जहां जहां पर हमको लगेगा कि संक्रमण अभी घटने का नाम नहीं ले रहा, वहां वहां पर हम लॉकडाउन को और एक्सटेंड करेंगे, और इस पर एक तरह से मुहर लगाई है बलराम भार्गव ने। अब आगे की तैयारी क्या हो सकती है सरकार की? लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, जागरूकता और नियमों का पालन, ये 4 चीजें बिल्कुल आवश्यक हैं। लॉकडाउन पूरे विश्व में हर एक देश में हुआ था और कई जगह तो ऐसा हुआ था कि बाद में बड़े बड़े उसके खिलाफ जुलूस भी निकले। पेरिस में खासतौर से अगर आपको ध्यान हो तो सड़कों पे लोग उतर आए थे बाद में कुछ दिन के बाद, लेकिन फाइनली फिर लॉकडाउन करना पड़ा। पहली फेज में हम लोग सफल इसलिए रहे कि लॉकडाउन पर हम लोगों ने काफी काम किया और सख्ती से लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद अब प्रदेशों पे जिम्मेदारी दी गई, इसलिए दी गई कि किसी प्रदेश में ज्यादा जरूरत है, किसी में कम है, किसी में पूरी जरूरत है, किसी में 30% की जरूरत है। इस तरीके से काफी मतलब अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जरूरत है। जिसमें आज कल लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी, आज उसमें पड़ गई। जिसमें आज हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लेके हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि अलग अलग आवश्यकता थी। खैर, अब फिलहाल ये है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा महामारी ने हमला किया था, जहाँ से दिल्ली और महाराष्ट्र, ये सबसे पहले शुरू से मुसीबत की जड़ बने हुए थे। पर अब लॉकडाउन जब दिल्ली में लगा तो उसमें काफी सफलता हमको प्राप्त हुई है। इसी तरीके से लॉकडाउन जहाँ आवश्यक है वहाँ जरा भी नरमी नहीं बरतना चाहिए किसी भी स्टेट को। एक बात ये है। अच्छा, दूसरी बात, आप देख रहे हैं केसेस हालांकि आज तो फिर 10,000 बढ़े हैं कल, मतलब पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में, लेकिन कम तो होते जा रहे हैं। 4 लाख से आते आते 3.5 लाख तक हम लोग आ गए थे। तो दूसरी बात ये भी है। तीसरा क्या है, अभी एक नया ये ब्लैक फंगस अभी जो शुरू हुआ ब्लैक फंगस, हाँ जी हाँ, ब्लैक फंगस। तो ये अभी जो शुरू हुआ है, अभी एक नई समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि अंधाधुंध जो दवाइयां खाई लोगों ने, यहाँ क्या है, दो समस्याएं बड़ी भारी हैं। एक तो
मरीज खुद डॉक्टर बन जाते हैं। जो इधर उधर पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, वो ये नहीं समझते खाली एमबीबीएस ही 5-6 साल पढ़ता है और ये समझते हैं हम 10 दिन में सारी मेडिसिन सीख गए, फटाफट प्रेडनिसोलोन चालू कर दिया। अब वही मेन समस्या है कि प्रेडनिसोलोन खाने वाले की ज्यादातर ब्लैक फंगस से सफर कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये नहीं जानते हैं प्रेडनिसोलोन यानी कि कॉर्टिसोल थेरेपी ये लास्ट रिसोर्ट है, इसका ओनली लाइफ सेविंग ड्रग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारे साथ बैठे हुए लोग भी समझ लें, ये लाइफ सेविंग ड्रग है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं हम एम्स तो ठीक नहीं हुए, मोहल्ले के डॉक्टर ने ठीक कर दिया, क्योंकि एम्स का डॉक्टर या कोई बड़ा डॉक्टर समझदार कभी शुरू में प्रेडनिसोलोन देगा नहीं। लोकल डॉक्टर उठा के फट से ताकि उसको अच्छा नाम मिल जाए, फट से पकड़ा देगा एक कॉर्टिसोन की गोली, उसको आराम मिल जाता है। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग हमें बचा के रखना चाहिए और 5 दिन के पहले तो मैं नहीं समझता कोई डॉक्टर एडवाइस करे तो लेना चाहिए, वो एक अलग बात। तो विजय जी, आपकी तरफ से संकेत क्या बिल्कुल साफ माना जाए कि जहां जहां पर भी संक्रमण की दर ज्यादा है वहां पर लोग मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहें कि लॉकडाउन अभी वहां से हटाया नहीं जाएगा, इसको और बढ़ाया जाएगा, ताकि उसी के हिसाब से वो लोग भी अपनी तैयारी करें, उसी के हिसाब से अपना राशन इकट्ठा करें। अगर कोई कहीं जाना चाहता है या कोई आना चाहता है तो उसको अपने वो वहां पर बुला सकता है, या वो पूरी तरह से जो एक सिस्टम होता है परिवार का कि उनको मान लीजिए 1 महीने का राशन चाहिए, उनको 2 महीने का राशन चाहिए, तो लोग अभी से ही अपना स्टोर करें। तो ये संकेत बिल्कुल साफ है आपकी तरफ से कि लॉकडाउन पर अभी और सरकार सख्त होने वाली है। हाँ, आप अभी देख ही रहे हैं, किसी स्टेट ने 25 तक बढ़ा दिया, किसी ने 30 तक बढ़ा दिया। तो हर स्टेट की अपनी समस्याएं हैं, हर स्टेट को उस हिसाब से अपने लोगों को बता देना चाहिए। स्थिति ये होगी, ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि आज हम अच्छे बने हुए हैं 25 तक लगाई और फिर हम 26 को लगा देंगे, ताकि आदमी मानसिक रूप से तैयार रहे, बिल्कुल उसके विरुद्ध ना कोई बोले। और दूसरी बात यह है, तीज त्योहार का वक्त है, इसको मैं अक्षय तृतीया है, फिर अब आप रोज ही तो देख रहे हैं, कोई शादी में रोजाना तोड़ रहे हैं बंधन, कोई डांस कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है। इस पर पुलिस को जरूर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हर प्रदेश से हम तो निवेदन करेंगे और उन लोगों को भी करना चाहिए जो सरकार चलाते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में काफी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, अभी आप देख रहे हैं हम गांव में भी अब काफी मतलब ये माहौल पैदा कर रहे हैं कि लोगों को समझदार होना चाहिए। उनके हम पोस्टर्स लगा रहे हैं, वाहनों का इंतजाम कर रहे हैं, वहाँ पर हम आंगनबाड़ी को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो हम मेडिसिन लेके 50-50 की उनको ट्रेन करके एक किट दी जा रही है। तो तुरंत जैसे ही खबर कंपल्सरी कर रहे हैं, हर गाँव में कम से कम प्रतिदिन 10-15 टेस्ट करना ही करना है। तो ये सब इस तरह की अगर सावधानियां बरतेंगे तो ईश्वर करेगा हमें जल्दी सफलता प्राप्त हो। ठीक है, कपीश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कपीश जी, जिस तरह से यहाँ पर विजय जी ने दावा किया है कि लॉकडाउन एक अच्छा उपाय है, और देखिए उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं सामने आया है, क्योंकि आईसीएमआर के जो डीजी हैं बलराम भार्गव ने भी इस चीज़ पर मुहर लगाई है कि जहां पर संक्रमण दर बहुत अधिक थी, लॉकडाउन का उसका सकारात्मक असर दिखाई दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी संशय की स्थिति है पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने, वो ये है कि जनता को अभी तक नहीं पता है कि लॉकडाउन कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, इसका प्रारूप क्या हो सकता है, ये कितना और कठोरता से लागू किया जाएगा। ये पत्ते अभी तक सरकार ने पूरी तरह से नहीं खोले हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह की तैयारी की जरूरत है, सरकार को कौन सा सकारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि जनता भी तैयार रहे पहले से? देखिए आलोक जी, हम लोगों को शुरू से समझना पड़ेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो समझना जरूरी है कि क्यों आखिर इस देश में 2 तरह की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है और दूसरी राज्य सरकारें हैं। तो तमाम जो राज्य सरकारें हैं, यूनियन टेरिटरी से बना हुआ हमारा भारत संघ है। हाँ। इसीलिए भारत संघ कहा जाता है। बिल्कुल, रिपब्लिक। एक केंद्र की सरकार है, बाकी राज्यों की सरकार है। राज्यों की सरकार राज्य के अंदर अपनी नीतियों का निर्धारण करती है, उसका क्रियान्वयन करती है। लेकिन केंद्र सरकार पे जो शक्तियां निहित हैं वो राज्य सरकारों में कतई नहीं है। और जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो जाता है पूरे देश में, पैंडेमिक एक्ट लागू हो जाता है, तो ये सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन जब केंद्र सरकार अपनी नीतियों को लागू करने से बचे, अपने हाथ में क्रियान्वयन करने की शक्ति से बचे, और आरोप इसलिए लगाए कि हमने पिछली बार जब किया था तो विपक्षी दलों ने उसकी जो है लानत खयानत भेजी थी, और इस वजह से हम इस बार नहीं करेंगे, इस बार राज्य करें। विपक्षी दलों के कथन को आप अपना आवरण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप सरकार हैं। नीति का निर्धारण करना और उसका क्रियान्वयन करना आपका मूलभूत कर्तव्य है। आप विपक्ष पे उतने जवाबदेह नहीं है जितना इस देश के जनता के लिए जवाबदेह। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आलोक भाई,
आज हमारे खैरा साहब बैठे, ये खुद भी डॉक्टर हैं और जो इनका अनुभव है इनके सफेद बाल में झलकता है। मेरी बात से ये भी सहमत होंगे जरूर अगर पूरा सुन पाएंगे तो। जब हमारा देश पहली बार महामारी के दौर से गुजरा था, उस दरमियान भी जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ केरल में पहला केस नोट हो गया था, सामने आया था। बिल्कुल बिल्कुल में सामने आया था। और हमारे चाइना से बॉर्डर सटे हुए हैं, यानी हम लोग एक पड़ोसी मुल्क है। नवंबर में कोरोना उनके यहाँ से तबाही मचा रहा था, लेकिन हम क्या कह रहे थे और क्या कर रहे थे वो आप सब देख रहे थे। फरवरी ने विपक्ष ने कहा था कि आप अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सील कर दीजिए, नहीं सील किया गया और ये कहा गया कि डराइए मत, हम ध्यान दिए हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। और उसके बाद नमस्ते ट्रंप का भी प्रोग्राम हुआ, हम भी अमेरिका गए, जो हाउ डू यू मोदी हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई और उसके बाद वही सरकार अचानक लॉकडाउन 500 पे कर दी। तब केंद्र सरकार क्रियाशील थी। हम लोग टोकते थे सिर्फ एक बात को लेकर के कि जिस समय लॉकडाउन किया गया था उस समय जनता को समय देना चाहिए था कि जनता अपने घर पे पहुंच जाती तो वो रोड पे आने की स्थिति नहीं होती और उसके बाद आप लॉकडाउन लगा देते या रेलवे ट्रेन और परिवहन को चलने देते, बाकी आप लॉकडाउन लगा देते 10-15 दिन के लिए। तो वो नहीं किया केंद्र सरकार, ना किसी राज्य से पूछा, न विपक्षी दलों से कोई राय मशवरा की और अचानक मोदी जी आए और एक तानाशाही पूर्वक फरमान सुनाए। 500 पे लॉकडाउन लगाए और 50 लाख पर हटा लिए। शराब पर से पहले का सबसे पहला प्रतिबंध हटा था आलोक जी। उसके बाद हमें कोरोना ने बकायदा 1-1.25 साल का समय दिया पूरी तैयारी करने के लिए और हमने तैयारियां की थी। जबकि तानाशाही पूर्वक उन्होंने शुरुआत में चलाया, बाद में 3-4 महीने जब 2-3-4 महीने निकल गए और कोरोना पे हालत खराब होती जा रही थी, तब इन्होंने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अपनी वार्ता में शामिल किया और विपक्षी दलों को भी शामिल किया और फिर आगे बढ़े थे। एक नीयत बनी थी और हमने कोरोना पे विजय पाई थी। लेकिन अति उत्साह में हमने वो सारे बने वार्ड तोड़ दिए। हमने वो जो 567 करोड़ रुपए ऑक्सीजन के लिए 167 जगहों पर लगाने के लिए देश में रखा था प्रोजेक्ट, वो भी भेंट चढ़ गया, उस पर भी कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में 14 थे, एक नहीं लगे। यानी कि हमने कोई सेकेंड वेव की तैयारी नहीं की, जबकि ICMR और WHO हमें लगातार इस बात को कह रही थी कि सेकेंड वेव आएगी और हम पूरी तरीके से मुतमईन होकर के लापरवाही पूर्वक बिना मास्क लगाए चुनाव में बिजी रहे और रैलियों पे रैलियां करते रहे, यहां तक कि 30 लाख लोग कुंभ का भी स्नान किए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, उसको आना जरूरी है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप राज्य में निहित कर देंगे शक्ति कि राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन करें, तो राज्य सरकारें आपस में एक दूसरे के क्षेत्र जोड़ने के बाद एक लागू करेगी, दूसरी नहीं लागू करेगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जब पूरे मुल्क में एक जैसी महामारी है तो एक जैसी हमारी लड़ने की नीति होनी चाहिए और उसके लिए केंद्र सरकार को कैप्टनशिप लेनी चाहिए। बाकी सारे प्लेयर को अपने नीति में शामिल करके उनसे राय मशवरा करना चाहिए और विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को भी शामिल करके उनसे राय शुमारी करनी चाहिए, क्योंकि तमाम समय पे अन्य ने भी अपनी सरकारें चलाई हैं, उनके पास भी अनुभव है, उनके भी अनुभव से सीख ली जा सकती है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग अपना विदेश का दूत बना के नहीं भेजते क्या सारे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ लड़ने किसी एक दल में, सारे दल में अच्छे लोग हैं। आप नीति निर्धारित कीजिए, पेंडेमिक एक्ट लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट लागू है, पूरे देश के अंदर आपको लॉकडाउन करना चाहिए। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही है, ये बात ICMR ने हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट की है। लेकिन केंद्र सरकार राज्यों पर नीतियां निर्धारित करके आपकी कला बना रही है और राजनीति करा रही है। बिल्कुल ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊं, इसके पहले एक बार हम आस्था तिवारी के पास चलते हैं। आस्था जी, लगातार आपकी पार्टी की तरफ से एक जरूरी बात कही जा रही है कि भले ही महामारी का दौर है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए उस तरह की तैयारी सरकार की नहीं है। जिस तरह से लॉकडाउन की तैयारी होनी चाहिए उस तरह की तैयारी सरकार की बिल्कुल भी नहीं है। ये लगातार आपके शीर्ष नेता बोल रहे हैं, मैं यहां पर नाम नहीं ले रहा हूं। आप जानती हैं कि ये बयान किसने दिया है। आपके पास ऐसे कौन से आधार हैं जिसके चलते आपको लगता है कि सरकार की तैयारियां शून्य हैं और विपक्ष जिस तरह से पूरे देश को देख पा रहा है वही सबसे बेहतर है? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने बोलने का अवसर दिया। स्वागत है।
आपके सवाल पर मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने पूछा आधार। लॉकडाउन सबसे पहली चीज तो किसी चीज का सोल्यूशन है ही नहीं। लॉकडाउन तक हम आए हैं सरकार के फेलियर की वजह से, चाहे वो राज्य सरकार का फेलियर हो, चाहे वो देश की केंद्र सरकार का फेलियर। आप आधार पूछ रहे थे, तो आधार में आपको बता दूं कि कल ही की बात है जहां हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई और यूपी सरकार ने शपथ देकर ये बात कही कि हमने टेस्टिंग कम कराई है, इसकी वजह से आंकड़े कम हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब टेस्टिंग ही कम हो रही है, इसकी वजह से आंकड़े हमें कम दिखाई दे रहे हैं। ये हकीकत नहीं है कि इस देश में कोविड की संख्या या कोविड के आंकड़े कम हो गए। लगातार केंद्र सरकार हो या लगातार यूपी सरकार अपने फेलियर को सुनने का नाम नहीं ले रही है, उस पर कोई भी काम नहीं कर रही है। गांव-गांव कोरोना कहर फैला रहा है। अभी आपने लखनऊ के समेसी गांव का हाल देखा ही होगा, और इसके अलावा अन्य भी कई गांव हैं, लाशें बह रही है नदियों में। ये सिचुएशन आ गई है, और उसके बाद हम देखते हैं कि सरकार मौन डरे बैठी है। गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव के वक्त सब पब्लिक में हाजिर थे, बिना मास्क के घूम रहे थे। आज एक भी भाषण देते या एक भी जेन्युइन बात करते दिखाई नहीं देते। सिर्फ जुमलेबाजी करने के लिए ये लोग उपलब्ध है, जिसका काम करने का काम ये करते हैं। नहीं तो जो थोड़े बहुत जो काम हो रहे हैं कोरोना को लेकर, वो फिर कौन कर पा रहा है? अगर ये काम सरकार नहीं कर रही तो फिर कौन कर रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, तो सरकार की ड्यूटी है वो काम करना। मैंने कहा ही नहीं आस्था जी, मैंने तो बस आपसे इतना पूछा कि ये फिर कौन कर रहा है। मैंने तो ये जानकारी दी ही नहीं कि नहीं सरकार कर रही है। अब आप ये चीज कह रहे हैं कि चिड्डी मेरी पड्डी मेरी वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये विपक्ष इस समय कर रहा है, इसलिए मैंने इस समय ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा इसीलिए क्योंकि विपक्ष की भूमिका लगातार ये होती जा रही है। विपक्ष की भूमिका आपने देखी होगी कि हम किस तरीके से हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस के साथियों ने, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों ने लोगों की मदद करने का काम किया है। जो काम सरकार का है एक्चुअल में, वो काम सरकार न करके हम लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों तक मदद पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना, लोगों को भर्ती करवाना अस्पतालों में, हम कर रहे हैं ये काम जो काम सरकार को करना चाहिए था। ये काम करने की हम तो कहते हैं कि हमें नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। जरूरी प्रश्न है आपका, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। और इसी प्रश्न के साथ में विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। आस्था जी ने यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर बोली कि आखिर वो काम हमको क्यों करने पड़ रहे हैं, विपक्ष के तौर पर सही, एक पार्टी के तौर पर सही, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी ना। आखिर हमको क्यों सिलेंडर लोगों को सप्लाई करने पड़ रहे हैं, आखिर क्यों हमको लड़ना पड़ रहा है कि लोगों को अस्पताल में बेड मिल जाए, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। वैक्सीन के खिलाफ भी झूठ फैलाया। इनकी नैतिक जिम्मेदारी ये थी कि इनके कार्यकर्ता कुछ मदद करते। यूथ कांग्रेस खत्म हो चुकी है, महिला कांग्रेस है नहीं, सेवा दल सबका समाप्त 10 साल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी के पास वर्कर्स नहीं है, तो एक काम कौन करवाएंगे, किससे करवाएंगे? तीसरी बात क्या है, अगर इन्होंने काम किया होता तो कल सोनिया गांधी को टास्क फोर्स नहीं बनाना पड़ता। आज 1.25 साल के बाद 1.25 साल झेल लिया, तब तक कोई टास्क फोर्स नहीं था, कोई काम नहीं दिया इन्होंने अपने कैडर का। तो कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, इनको तो विरोध करना है, बरगलाना है लोगों को, ये काम इनका काम धंधा चल रहा है, तो इनको तो छोड़ दीजिए। हम उस पर अभी बहस इनसे करना ही नहीं, क्योंकि इस लायक ही नहीं कांग्रेस। लेकिन इसके पहले जो बोल रहे थे वो लगातार 5-6 झूठ एक के बाद एक बोलते चले गए। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जब सबसे पहले कोरोना फैला था, चाइना से आया था, तो हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया। यानी थोड़ा बहुत झूठ बोलो चल जाएगा। सुनिए, जनवरी में सबसे पहले चाइना से हिंदुस्तान के आदमियों को किसने उठवाया? भारत ने रिकॉर्ड कायम किया, नंबर 2। उसके बाद तुरंत आपके पास सारी दूसरे हवाई जहाज को आने के लिए बंद किया हिंदुस्तान के अंदर। दूसरा काम किया। तीसरा, ये WHO की बात कर रहे थे, WHO ने हमारे कार्य की प्रशंसा की। चौथा, पूरे विश्व में हमारा सबसे अच्छा 1 साल का रिकॉर्ड है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, चैलेंज से कर रहा हूँ। और सारे कंट्री बिल्कुल हमारे पीछे रहे, हर चीज में पीछे रहे। वैक्सीन में भी पहले हमने उल्टा उन लोगों को दिया है। इसके बाद हमारे रेट हमारा सुधरने का बहुत अच्छा रहा, और हमें दुखद है बहुत, लेकिन अमेरिका में जितने लोग मरे, स्पेन में मरे, हम लोगों तो काफी लोगों को बचाया हिंदुस्तान में। भले सबसे सहयोग से ऐसा हुआ है, ये मैं नहीं कहता कि हमने किया ये, लेकिन हुआ, जनता है, अपोजिशन हो, चाहे कुछ भी हो, पर ऐसा हुआ है। तो ये कह देना कि साहब कुछ हुआ नहीं, 1 साल के बाद सबसे बड़ी सफलता हमने प्राप्त की, एक के बाद एक बराबर है। उसके बाद हमने ट्रेन की व्यवस्थाएं की,
ट्रेन खाली पड़ी रही, बॉम्बे से लोगों को बिठाया नहीं गया। उसके बाद जो पलायन के लोग आए उनके खाने अनाज की व्यवस्था की, उनके खातों में पैसे भेजे गए। उसके बाद वैक्सीन सबसे पहले हमने बनाई, सैनिटाइजर में और वेंटिलेटर्स में हमने तुरंत काम किया और पूरे मुहैया कर लिए। सैनिटाइजेशन में हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, वहां लाइन लग रही थी सैनिटाइजेशन की। तो इतनी सारी बातों के बाद एक के बाद एक लगातार झूठ बोले कि जनता बिल्कुल अंधी है क्या? आप अभी तक की जो बात उठा रहे थे ऑक्सीजन की, मैं समझ सकता हूँ वो बात कि कहाँ समस्या है क्या नहीं, हमसे कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता आप संतुष्ट ना हो हमसे, हो सकता हमें गलत पाए आप, तो एक अलग विषय है। ये तो इतने सफेद झूठ, लाइन टू लाइन एक साल का झूठ बोल डाला। ठीक है, ये तो सच बोल रहे हो एक बार। ठीक है विजय जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ डॉक्टर पंकज सिंह जुड़े हुए हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। अब हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन को लेकर जो रोड मैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। डॉक्टर पंकज, आप एक बार हमारे दर्शकों को ये जरूर समझाइए कि जहां पर संक्रमण की दर ज्यादा है वहीं पर प्रभावी लॉकडाउन लगाना सबसे बेहतर उपाय है, या इस वक्त एक देशव्यापी लॉकडाउन की या राज्य स्तरीय लॉकडाउन की सख्त जरूरत है, ताकि लोग भी समझ जाएं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो उनको पैनिक नहीं होना है, ये एक जरूरी प्रक्रिया होगी। अगर किसी भी राज्य में लॉकडाउन लगाया जाता है तो पैनिक ना हो, इससे हमारे दर्शक जरूर समझ पाएंगे। लॉकडाउन की बात आपने अच्छी क्वेश्चन किया है। लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लॉकडाउन बार बार उठ रही है। इंडिया में लॉकडाउन अभी क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्यों नहीं अभी लंबी लॉकडाउन अनाउंस किया, जैसे लास्ट टाइम मोदी जी ने अनाउंस किया था लॉकडाउन, तो जब केसेस कम थे तो उस समय लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस कर दिया था। इस बार अभी केसेस इतने हो गए, 3 लाख में पहुंच गए, लोग बोले तब लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ। देखिए, लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है कोविड का, क्योंकि कोविड हमारा एक्चुअली इस बार इतनी ज्यादा इस बार है कोविड-19 की, जो उनको लॉकडाउन कर देंगे तो उससे नहीं होगा। प्लस लॉकडाउन करने से क्या है कि आप लास्ट टाइम हमने देखा था टीवी चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जितने लेबर थे, जितने जो इंडिया में जो पॉपुलेशन, जिस तरह की पॉपुलेशन है, तो उनको इतना सफर करना पड़ा था। कैसे सब यहाँ से जितने लेबर थे बिहार यूपी सब भागे, तो उनकी इतने रास्ते में दिक्कत हुई, कितनी परेशानियां हुई। तो लॉकडाउन हमेशा कोई सोल्यूशन नहीं होता, उससे लोग परेशानी और बढ़ जाती है और उससे कोई इन्फेक्शन भी कंट्रोल नहीं होगा। वो सब प्लान करके करना होगा, हमेशा प्लानिंग बहुत जरूरी होती है कोई चीज करने की, हमें प्लानिंग करके ही करना होगा। और सबसे पहले जिससे महाराष्ट्र ने भी किया था, मैं महाराष्ट्र मॉडल को मैं तारीफ करूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्लानिंग करके और प्रॉपर एरिया को उन्होंने किया और रिकॉग्नाइज किया कि कहाँ पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो उस एरिया को बीएमसी ने वहाँ को फोकस किया, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से वहाँ पे टेस्टिंग का अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया, आइसोलेट किया, लोगों को ट्रीटमेंट दिया। और देखिए, कोविड को ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि इससे हमें पैनिक हो जाना। सबसे बड़ी बात है, लोग पैनिक हो जा रहे हैं। कोविड हो जा रहा, लोग पैनिक हो जा रहे हैं, और आज लोग पैनिक होकर ही भाग रहे हैं। लोग दौड़ने लगे कि मुझे प्लाज्मा चाहिए। पहले आप बेसिक चीज तो करो, आप अपने आप को कंट्रोल करो। अब तो प्लाज्मा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 90% लोग तो घर पे ठीक हो जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वैक्सीनेशन कराना, जो कि पहली बार इंडिया ने मिस किया। वैक्सीनेशन अभी जब स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे मिस, बहुत सारे रिवर उड़ाए, और उसके चलते वैक्सीनेशन लोगों ने बहुत लोगों ने मिस किया। इनफैक्ट बहुत जो पहली बार हेल्थ केयर वर्कर्स में वैक्सीनेशन है, मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, मैंने कलीग्स को जानता हूँ, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया ही नहीं। बोला कि देख लेंगे यार, बाद में ले लेंगे, अभी क्या है, अभी तो कुछ पता नहीं ट्रायल सही चाहिए नहीं, कोविशील्ड लेंगे या कोवैक्सीन लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक था, मिथ था, और बहुत बड़ा ना एक र्यूमर भी बहुत समाव कहीं से ना क्रिएट हुआ इंडिया। तो वो चीज इसमें हम लाइक कर गए और उससे जो पीछे चले गए वैक्सीनेशन से, क्योंकि वैक्सीनेशन होता तो अगर आप जिसको मैं अभी देख रहा हूँ, उसको वैक्सीनेशन के बाद अगर कोविड हो भी रहा है, इनफैक्ट आई हैव टेकन 2 डोज ऑफ कोविशील्ड एंड आई गॉट वैक्सीन। मुझे भी कोविड हो गया था रिसेंटली। आई गॉट प्योर, कोविड वाज वेरी माइल्ड डिजीज, हार्डली मुझे आई गॉट फीवर फॉर 99 के फीवर की मुझे 1 डे के होम आइसोलेशन में आई वाज कंप्लीटली क्योर, मैं पूरा ठीक हो गया 14 डेज में। ठीक है, तो इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है कि कोविड हो गया तो आप बिल्कुल पैनिक हो जाए। इस बार की बात क्या है कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। अगर आप घर में एक मेंबर हो रहा है तो पूरे घर में सभी को हो जा रहा है, बिल्कुल पूरी सोसाइटी, क्योंकि स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है इस बार, क्योंकि मोस्ट ऑफ इस बार म्यूटेंट है इस बार। तो हमें ये भी नहीं बता सकते कि साइंटिस्ट इसको प्रूव कर पाएंगे क्यों इतनी ज्यादा इस बार हो रही है। तो हमें जो लॉकडाउन जो करना है, इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जो एरिया को सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे या किस डिस्ट्रिक्ट में, किस कस्बे में, किस गांव में सबसे ज्यादा केसेज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ पे हमें उसको फोकस करना है, उसको उस एरिया को हमको आइसोलेट करना है। उस एरिया में ज्यादा हमें मूवमेंट नहीं करना है लोगों का। जैसे मार्केट होता है तो बिल्कुल बंद नहीं करना है, कि अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे तो फिर जो लोअर क्लास है, जो आप लेबर है, या जो इस तरह के जो है, जो दिनचर्या जिनकी चलती है, जो दिहाड़ी मजदूर, कहाँ से खाएंगे उनको, उनको गवर्नमेंट भी नहीं दे पाएगी फंड।
तो उनको भी हम इस तरह से ट्रेन करें। और सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें क्या फॉलो करना है। जैसे बार बार सरकार बोल रही है 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, अभी तक लोगों को 1 साल से समझाया जा रहा है क्योंकि नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात से स्टार्ट हुआ, ये चाइना से स्टार्ट हुआ, तब से ये स्टार्ट हुआ था और उस समय से सरकार यही बता रही है बार बार कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजेशन करते रहिए। अगर ये 3 चीज अगर हम प्रिंसिपल फॉलो करें तो कोविड तो होगा ही नहीं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार फिर से उनसे रूबरू करा देता हूं। आस्था तिवारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ विजय खैरा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर पंकज सिंह हेल्थ एक्सपर्ट हैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा से। तो कपिल जी, अब एक बार आपके पास आते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर पंकज ने एक बहुत ही जरूरी बात यहाँ पर बोली और उस पर ध्यान मेरा तुरंत गया कि 1 साल से अधिक पैंडेमिक का समय व्यतीत हो चुका है, उससे हम आगे आ चुके हैं, उसके बावजूद भी जनता में अभी तक जागरूकता उस तरह से नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। जब लोग डरे हुए थे तब तो अपने घर में दुबके हुए थे, लेकिन जैसे नियमों में थोड़ी सी ढील हुई, जैसे सब कुछ सामान्य होने लगा, आंकड़ों में कमी आने लगी, वापस से वैसे ही लापरवाह हो गई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जागरूकता को लेकर तो चूक हुई है ना। अब वो सरकार के स्तर से हुई हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के स्तर से हुई हो, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन चूक तो हुई है। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज भी लोग, अगर लॉकडाउन कहीं पर लगाया गया है तो कम से कम नियमों का पालन कर रहे होते, बच रहे होते, सामाजिक दूरी के नियम को सर्वोच्च प्राथमिकता इस समय दे रहे होते। तो चूक कहां पर हुई है? आलोक शुक्ला जी, सबसे पहली चीज है कि आदर्श पर बैठे हुए लोग जब लापरवाही करेंगे तो जनता से लापरवाही और फॉल्ट होंगी। इस देश में कितने प्रतिशत शिक्षा है लोगों की पास, और बहुत से लोगों के पास अपने काम की मजबूरियां भी, वो ऐसे वर्क से जुड़े हुए हैं कि जहां बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन ना वो खुद कर सकते हैं, ना मास्क लगा करके वो 5 मंजिल ईंटा रख करके चढ़ सकते हैं। मैं बहुत दुरूह चीजें आपको कह रहा हूँ। आदर्श जिन लोगों को स्थापित करना चाहिए वो तो रैलियों में देख रहे थे कि कितने लाख की रैली आ रही है, कंधे से कंधा रगड़ रहा है, और खुद भी मास्क नहीं लगा रहे तो रात में मास्क की बात करते थे। तो उन पर यह ज्यादा निर्भर करता है कि उन्होंने कैसे किया। दूसरा, हमारी सरकारों को तैयारी करनी थी। अगर 1.5 साल का वक्त मिला था तो हमको अवेयर करने के प्रोग्राम्स चलाने थे, तो हम तो चुनाव में बिजी हुए गए थे। हमारे मंत्रीगण काम छोड़ करके वो तो पूरा पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे। अवेयरनेस का प्रोग्राम कौन चलाएगा? सरकार ही तो चलाती है और एनजीओ के थ्रू चलवाती, और हम विपक्षी दलों के थ्रू चलवाती। अपना आत्मसात तो लीजिए। अभी 6 दिन पहले सोनिया गांधी जी ने एक बाकायदा प्रधानमंत्री जी को खुला चिट्ठी लिखा, बिल्कुल, कि आप सर्वदलीय बैठक करा लें, हम लोगों से भी राय शुमारी करें। हम लोगों ने भी सरकारें चलाई हैं, राय मशवरा कर लेने में कोई गलती नहीं होगी। कम से कम आपको ये करना चाहिए। एक लोकतांत्रिक मुल्क में विपक्ष का भी स्थान होता है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। ये बात ठीक है कि आप 300 चुन करके आए हैं, ये एक अलग बात है कि आप बहुमत में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जनप्रतिनिधि नहीं है, या विपक्ष का नेता जो है वो विपक्ष का नेता नहीं है, वो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लेकिन आप विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 14 महीने जब आपको सरकार का समय मिला हुआ था तो आपने क्यों तैयारियां नहीं की? क्या ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा? क्या प्रयागराज ने अभी आईना नहीं दिखाया जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को बयान हल्फी दे करके ये मानना पड़ा कि हाँ, हमने टेस्टिंग कम की है इसलिए आंकड़े कम आ गए हैं, और WHO की हमने पीठ थकवा ली है। तो जब हेडलाइन मैनेजमेंट होगा तो इस तरह की चीजें और इस तरह की लापरवाही सामने आएंगी। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि गाजीपुर में भी और बलिया के अंदर भी, और बिहार में आपने देखा होगा कि बक्सर के अंदर भी लाशें बह रही हैं उसमें नदियों में लाशें बह रही हैं, कुत्ता नोच रहा है, प्रशासन सो रहा है। कहां से लाशें आई, कैसे लाशें आई, अभी तक कोई विवेचना नहीं है। उसका किस तरीके से हिंदुओं का अंतिम संस्कार वहीं जेपीबी मशीन खोद के कर दिया गया, ये हिंदुत्ववादी सोच के लोगों को सोचना चाहिए। जो हर बात पे हिंदुत्ववाद उठाते हैं उनको सोचना चाहिए कि एक अंतिम संस्कार भी एक हिंदू नहीं पा रहा है इस कोरोना काल में। हमारी सरकारें डबल इंजन की दोनों जगह है, चाहे बिहार के अंदर हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये क्या हो रहा है? और क्यों केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टें हैं वो क्यों हमेशा कोड़े लगा रही है, बावजूद उसके वो सुधरने को तैयार नहीं। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो बहुत सीजन्ड व्यक्ति हैं, वो जिन्होंने हेल्थ में काम किया। 750 डॉक्टर जो है कोरोना वॉरियर्स के पिछली बार जिन्होंने अपनी जान खोई थी, उसमें से 400 डॉक्टरों को माना ही नहीं गया कि ये कोरोना से मरे थे, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ का बीमा कवर होता है।
ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि जो मेडिकल लाइन में आज भगवान बन करके हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे लोगों को बचा रहे हैं, उनकी आपने 1.5 साल तक की डीए मार ली। ताली थाली बजवा करके अगर कोरोना वॉरियर्स की, डॉक्टर्स की, पुलिस की और क्लास 4 के एम्प्लॉइज की अगर आप डीए मार लीजिएगा, तनख्वाह मार लीजिएगा, तनख्वाह की कटौती कर दीजिएगा कोरोना के नाम पे, और अपने नाम पर आप 8,000 करोड़ का विमान खरीद लीजिएगा इस कोरोना काल में, और आप सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को चलाएंगे, आप 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास होते हुए आप प्रधानमंत्री आवास 20,000 करोड़ का बनवाएंगे। आप संसद होते हुए आप संसद बनवा रहे हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का महल बनवाना चाहते हैं। कोरोना बीत जाने दीजिए। 35,000 करोड़ रुपए आपने वैक्सीनेशन पे कहा था हम खर्च करेंगे, आपने कितने हजार करोड़ रुपए आपने पहले दे दिए, और जो 2 कंपनियां हैं उनसे अन्य कंपनियों की आप ट्रिकी क्यों नहीं करा रहे हैं, ताकि जवाब ले लेते हैं विजय जी से। 30 करोड़ टीके बने महीने में और लगे, क्योंकि अगर जिस स्पीड से अभी आप करा रहे हैं वो 8% लोगों को भी नहीं कर पाए, और 3% लोग ही डबल डोज ले पाए हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस नीति से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, तो 5 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन कराने में, और वैक्सीनेशन और दवाई ये 2 ही चीज है जो कोरोना से दूर हमको कर सकती है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अब खत्म नहीं होने वाली। जो वायरस आ जाता है वो समाप्त नहीं होता, वो थोड़े समय के लिए। कपिल जी, आपके प्रश्न का मैं पूरा मैं भाव समझ गया। विजय जी, अगर इनकी सारी बातों को मिलाकर अगर सिर्फ एक तर्क यहां पर दिया जाए, इनका सीधा सा यह कहना है कि सारे कामों को छोड़कर अभी सिर्फ और सिर्फ कोरोना को हराना ही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ये इनका सीधा सा कहना है। आपका इस पर क्या जवाब है? पहली बात तो अभी इन्होंने ये सेंट्रल विस्टा का जिक्र कर दिया, तो मैं एक लाइन में उसको बोल के फिर आपसे आगे बढ़ता हूँ। सेंट्रल विस्टा के लिए ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने न स्टे दिया न इनकी बात को सच माना, और एक तरफ फेंक दिया डिसमिस करके। तो ना काफी बार कोर्ट की बात करते हैं ना, कि उनको बता दूं कि कोर्ट ने क्या कहा है। अच्छी तरह से कोर्ट में गए थे, खुद तैयारियां करके गए थे, उसके बाद कोर्ट ने उनको हटा दिया। इसलिए ये छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं उसके मेरिट पे जाऊं तो अभी बता सकता हूं कि उसमें पहले से मजदूर थे, पहले से कॉन्ट्रैक्ट था, अंदर रहने के लिए उनकी व्यवस्थाएं थी, उनको अंदर रह के वहीं खाने की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी, और दिल्ली सरकार में कानून में ये बातें अलाउ थी कि वहाँ रह के अगर मजदूर काम करना चाहे तो कर सकते हैं, और सारे नियम कानून माने गए थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना, तो ठीक है, उससे कोई हर्ज नहीं है। रोटी ही मिल रही, वो वापस उनको भेजते 150-200 मजदूरों को जो काम कर रहे हैं, उससे बेहतर ये था, और सरकार ने बेहतर विकल्प अपनाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा। दूसरी बात, इन्होंने विपक्ष की बात की है अभी, कि विपक्ष से सलाह लेते और हमें बुला लेते। अब समझिए आप, विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए। पहली चीज तो जनता ने ही लोकसभा में इनको निपटा दिया, यानी विपक्ष बनने लायक तक सीटें नहीं दी कांग्रेस पार्टी को। अरे जब आपकी 2 सीटें आती थी, अभी बोल लेना। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी विश्व के अंदर भारत का पताका रंगने के लिए जाते थे, और भारत की गवर्नमेंट पहुंचती थी, और इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं करती थी। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? पूरे देश में आपका शासन चल रहा है क्या? और बाकी लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते? 2 सीटों पे कायम होने वाली भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी। मैं आपके मुंह नहीं लगूंगा, मैं झूठ वालों के बोलने वालों के मुंह नहीं लगता। बोलो, आप बोलो। विजय भाई, जितने अहंकार में आप बात कर रहे हैं, ये अहंकार देश की जनता समाप्त कर देगी। जिन लोगों का शौक है वो हिंदू आपको देख रहे हैं। अब मैं बोल लूं, आपकी खत्म हो गई वो कहानी। तो सबसे पहले जनता ने इनका विपक्ष नहीं बना के इनका मुकाबला किया कांग्रेस पार्टी का, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने ये कह के कि वैक्सीन कई बार हुआ है क्या? जो हारता है मुंह काला हो जाता है। किस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं? आप एक डॉक्टर होकर के आपको तमीज नाम की चीज नहीं है। शुक्ला जी, जब इनका तमीज नाम की चीज नहीं है। किसी की बहन बेटिया बात कही है कि उसका मुंह काला हो गया है। किस तरह की बात कर रहे हैं लोकतंत्र में बैठ के? कोई जीतता है, कोई हारता है, तो इसका मतलब क्या होता है? जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको सिखाए जाते हैं, ये इनके संस्कार है। अब आप वहाँ पर पटना में बिहार गए थे, पार्टी निपटा के चले आए, उत्तर प्रदेश में सपा को निपटा दिया। अरे बंगाल में आप निपट के चले आए। मोदी जी इस्तीफा दें, मोदी जी इस्तीफा दें। अगर आपको शामिल कर लेते तो चुनाव में
आप बनारस में हार गए, आप मथुरा में हार गए, आप अयोध्या में हार गए। मोदी जी इस्तीफा दें। आप एमएलसी के चुनाव में चुनाव पर छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर के लिए बहस। मोदी जी चुनाव पर छोड़ देते हैं ना अभी। कांग्रेस पार्टी उस दिन का विजय जी ठीक है, अब कांग्रेस को हरा दिया जनता ने, सपा को हरा दिया, उसके बाद ठीक है कोरोना पर अभी जो तैयारी क्या है आपकी, उस पर ही जो बात कीजिए ना। आप बताइए, मैं बोल रहा था सत्ता तो आपके ही हाथ में है। क्यों डॉक्टरों पे अविश्वास इन्होंने जताया था, क्यों जताया था डॉक्टरों पे, साइंटिस्टों पे भारत के? ये कांग्रेस ने जताया था ना। आज जो डॉक्टर कर रहे हैं, जो थाली बजाई गई थी या घंटे बजाए गए थे, उनके साथ सॉलिडरिटी के लिए, उनकी इज्जत के लिए बजाए गए थे। अभी भी मोदी जी ने ये कहा था जब कोई आर्मी का सिपाही निकले तो उसको सैल्यूट कर दो, वो कितना खुश होता है। ये उससे कुछ मिलता थोड़ी है उसको, उससे किसी को मिलना जुलना थोड़ा ही था। अब उसका ही मजाक बना दिया, सैल्यूट तुरंत आपने डॉक्टरों का मजाक बना दिया। आप बीमा मत दीजिए, सैल्यूट करा करके उसका डीए छीन लीजिए। आप तो डिबेट में बैठने लायक ही नहीं, चेहरे ही नहीं है आपका वो। आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं विजय जी, छोड़ दीजिए ना विजय जी, आप कहाँ से कहाँ आप बात को ले जाते हैं। उम्र का असर है, नहीं पूरा विजय जी इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है, वो बहुत ही तर्कपूर्ण अपनी बात रख रहे थे ना। आप इनका लेक्चर चुपचाप सुन रहे थे 20 मिनट तक, 10 मिनट तक आराम से। अच्छा ठीक है आस्था जी, आपके पास एक बार आते हैं, हम एक बार ये यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है विजय जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। आस्था जी, लगातार सरकार का दावा ये है कि आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन विपक्ष का ये दावा है कि टेस्टिंग कम कर दी गई है, और एक हवाला भी लगातार दिया जा रहा है कि कोर्ट के सामने भी सरकार ने ये स्वीकार किया है कि हमने टेस्टिंग कम कर दी, जिसके चलते अब ये आंकड़े धीरे धीरे कम आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी अब चालू हो चुकी है क्या देश में? आंकड़ों की बाजीगरी ये लोग पहले दिन से कर रहे हैं एक्चुअली। अब इसकी पोल खुलना शुरू हो चुकी है। और ये जहां बात कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट की, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन के रिजल्ट कांग्रेस को हरा दिया, सपा को हरा दिया, ठीक, सबने स्वीकार कर ली हमने हार। अब सरकार आपके हाथ में है, जनता को सर्विस देना, जनता को फैसिलिटीज देना, ये इनका काम है। ठीक है, ये हमारा काम अब फिलहाल के लिए नहीं है। जब हम सरकार में होंगे तब हम वो चीजें देखेंगे, मगर जब इनका काम है तो ये अपना काम कायदे से क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोग भ्रम फैला रहे हैं, हम लोग बरगला रहे हैं लोगों को। ठीक है, हमारा काम विपक्ष का है कि हम भाई इनकी नीतियों का विरोध करें जो गलत नीतियां हो इनकी। ठीक, हम भ्रम फैला सकते हैं, मगर इनके खुद के नेता भी भ्रम फैला रहे हैं। इनके खुद के विधायक, इनके खुद के सांसद योगी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं बार बार, ये कह रहे हैं कि सुविधाएं मुहैया कराई जाए। पत्र लिख लिख करके ये जिक्र किया जा रहा है कि आरएमएल में 1200 बेड खाली पड़े हैं, बंद है, उनको खोल दिया जाए, उनको जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। नए कैंसर हॉस्पिटल की मैं बात बता दूं आपको, 5 कमरे ऐसे बंद है और फुल प्रूफ सुविधाएं जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइपलाइन पड़ी हुई है ऑक्सीजन फैसिलिटी की, उस हॉस्पिटल में 5 कमरे जो बंद है और डीएम महोदय को ये पता नहीं है कि वो किसने बंद करवा रखे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, सरकार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रही है, सिर्फ हेडलाइन मेकिंग का काम करते हैं ये लोग। मीडिया मैनेजमेंट किस तरह से करें ये इनका काम है। उसके अलावा जनता के प्रति ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, पूर्णतः असंवेदनशील सरकार है ये। ठीक है आस्था जी, अब थोड़ी देर बाद विजय जी के पास हम जाएंगे जरूर, लेकिन डॉक्टर पंकज सिंह आपके पास एक मैं बहुत ही जरूरी सवाल के साथ आ रहा हूं, क्योंकि प्राइम न्यूज़ के सारे दर्शक इस सवाल को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं, और चाहे वो देश में देख रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हमको इस वक्त देख रहे हैं। एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो है ब्लैक फंगस को लेकर। कोरोना से लगातार लोग जूझ ही रहे थे, उसी बीच में अब एक अफवाह उड़ने लग गई कि जो इससे ठीक हो रहे हैं उनको ब्लैक फंगस भी अपनी चपेट में ले रहा है, किसी की आंख निकालनी पड़ रही है, किसी की सर्जरी करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले आप प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को यह जरूर समझा दीजिए कि ब्लैक फंगस किस तरह की बीमारी है और इसका ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन सिलेंडर से किस तरह संबंध है, ताकि लोग समझ पाएं कि हर एक सामान्य कोरोना पेशेंट को नहीं होने वाली है। जिन्होंने ऑक्सीजन का ज्यादा इस्तेमाल किया है उन पर ही ज्यादा खतरा है। एक बार ये जरूर आप इसको ब्रीफ कर दीजिए। अब जो ब्लैक फंगस है, जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस भी बोलते हैं, ये इतनी डरने वाली बात नहीं जितनी ज्यादा इसको हाइप किया गया है, इतनी भी ज्यादा डरावनी बात नहीं है। आप सभी को नहीं हो रहा है, पहली बात ये तो उनको हो रहा है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, लाइक जो डायबिटिक है, जो डायलिसिस पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत खराब है, जिनको बहुत सारे पहले मेडिकल इशूज हैं, और जिनमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड अगर चला, स्टेरॉइड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ये 2 स्टेट है जो कि दैट विल कॉज म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, और म्यूकरमाइकोसिस अगर होता है
तो हमें इसके सिम्टम्स में लक्षण के जानने जरूरी है। लक्षण क्या क्या है? इससे फेस में कुछ स्वेलिंग, जैसे हाफ फेस पे स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, और रेडनेस हो जाना, ठीक है, नाक ब्लॉक हो जाना, नाक से कितने बार ब्लैक डिस्चार्ज या थोड़ा सा रेड हल्का सा ब्लड कभी आ जाना, हेडेक बहुत होता है उसमें लोगों को, जिससे साइनोसाइटिस में होता है हेडेक, उस तरह हेडेक होना, ठीक है। और जब आईज में हो जाता है, आईज में बहुत सारे पेशेंट जाते हैं तो आईज में हो जाता है कि कुछ ब्लरिंग में विजन हो रहा है, डबल लग रहा है लोगों को, कुछ लोगों की हाफ विजन चली जा रही है, ठीक है, या आंखें थोड़ी बाहर आ जा रही है, जिसको हम प्रोसीस इस तरह से बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी लगे तो हमें जो कोविड पेशेंट है रिकवर हो गए, ऐसा नहीं सभी भी को म्यूकरमाइकोसिस के लिए में डरना है या डराना भी है। इसमें वो है जो कि जिनके स्टेरॉइड चला है, जो लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट है, जो आईसीयू में रह गए, जिनको ऑक्सीजन लंबे टाइम तक चली है, जिनको कुछ मेडिसिन चली है जो कि जिससे इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे रेमडेसिविर और भी जो जिस तरह के इंजेक्शन चले हैं, या प्लाज्मा थेरेपी, या जो डायबिटिक है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती रही है ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, या कैंसर पेशेंट स्टे, तो उनको फॉलो करना है। उनको अगर डाउट हो, कुछ भी इस तरह के अगर लक्षण दिखे तो उनको अपने, अगर आईज में कुछ सिम्टम दिखे तो अपने आई चेकअप कराने के लिए चले जाना है। अगर नाक में कुछ इस तरह लगे हल्का सा भी हो रहा है तो उनको अपने ईएनटी और डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि खुद से अपने आप को डायग्नोज नहीं करना है और ना खुद से कोई मेडिकेशन लेना है, पहली बात। और इतना डरना भी नहीं है कि सभी को म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा और सभी लोग जाके इसके लिए सीटी एक्सरे करा लगे या कुछ अपने मन से मेडिसिन लेने लगे। तो इसमें यही है कि, और अगर हम लोग स्टेरॉइड लेते भी हैं तो उसको है कि आप नेजल नॉर्मल लाइन से नाक को अपना क्लियर करते रहे और स्टीम गार्गल लेते रहे, तो उससे भी बहुत हद तक ये कंट्रोल में हो जाता है स्टार्टिंग में। सभी को नहीं होता है। डरने की बात ये है कि सभी को म्यूकरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस का एक खतरा है। जी, तो इसमें जैसे ही मतलब कुछ प्रारंभिक उसको लक्षण दिखाई दें तो उसको किस तरह के प्राथमिक उपचार की जरूरत है? क्या वो खुद से इसमें कुछ प्रिकॉशन ले सकता है? जी नहीं, बिल्कुल खुद से तो बिल्कुल कभी नहीं कुछ करना है। पहले आपको जब भी डाउट हो कि जैसे जो मैं लक्षण मैंने बताया, जो आईज के लिए, जो आंखों के लिए मैंने बताया, या नाक के लिए बताया, जो भी इस तरह की है, अगर लगे कुछ भी इस तरह आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं या लक्षण आपको किसी सामने वाले ने बता दिया कि आपके चेहरे में सूजन आ रही है, या आपको लग रहा है कि रेडनेस आ रही है, आपकी नाक के ऊपर सूजन आ रही है या फेस के ऊपर सूजन आ रही है, और इस तरह कोई चीज आ रही है लक्षण, तो आपको खुल जाए कि आप डॉक्टर को जाकर दिखाएं, बिल्कुल ओपीडी में दिखाएं, जहाँ पे है डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके ओपिनियन देकर ही कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अपने मन से कोई एक्सरे और सीटी एमआरआई कुछ भी नहीं कराएं। लोग खुद से सोच रहे कि मैं सीटी करा के देख लूंगा, आजकल बहुत सारा चीज अपने आप से सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गलत है। इससे आप ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और फिर बीमारी हो सकती है बढ़ भी जाए और साइड इफेक्ट भी हो जाए बहुत सारे में। डॉक्टर पंकज, यहाँ पर एक सवाल ये भी है दर्शकों का लगातार कि मान लीजिए कोई कोरोना का पेशेंट ठीक होकर घर आ जाता है तो उसको कितने दिन तक अपने ऊपर बहुत ही बारीक नजर बनाकर रखनी है कि इतने दिनों के अंदर ही ब्लैक फंगस का केस सामने आ सकता है, या इसका कोई ऐसा टाइम पीरियड है ही नहीं? देखिए, ऐसा भी तो टाइम पीरियड कुछ नहीं है, बट हाँ 1-2 वीक जो है इनिशियल 2 हफ्ते बोलते बहुत मुश्किल होता है, 2 हफ्ते तक आपको अपने आप को फॉलो करना है। बस हाँ 2 से 4 हफ्ते मैं बोलूंगा किसी को भी, क्योंकि आजकल पोस्ट कोविड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। केवल ब्लैक फंगस ही हम लोग उस पर फोकस करेंगे तो और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो आपने बहुत सारे को सुना कि जो घर ठीक होकर आ गए उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, घर पे आए, दूसरे 2-3 डेथ हो गया। मैं भी बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ कि जो बिल्कुल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए और घर पे इनका सेकंड डेथ हो गया। तो क्या हो रहा है? साले की उसमें भी है कि हमें कार्डियक की चीज भी मॉनिटरिंग करनी है, आपको बहुत सारी चीज देखना है। कुछ भी डाउट लगे तो आप फिजिशियन के पास या अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास एक बार कंसल्ट करना है। और जो डॉक्टर के आपके अंदर ट्रीटमेंट में थे कोविड के लिए, कोई डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है आपको। इसलिए क्या होगा, ठीक होकर आ गए आप नेगेटिव हो गए या आप बिल्कुल 14 डेज हो गए तो आप बिल्कुल हो जाए कि आप बेनिफिट हो गए, आपने सब कुछ मॉनिटरिंग करना छोड़ दिया, तो अभी आप ठीक भी हो जा रहे तभी अपना सैचुरेशन कम से कम 1 से 2 दिन में देखिए और अपना टेम्परेचर भी चेक करते रहिए बीच में। और भी कोई जगह सिम्टम्स लगे, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए, ऐसी कुछ भी लगे, चेस्ट पेन होने लगे तो आप ठीक है लाइटली ले लेना है। आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है क्योंकि केवल इसमें फंगस नहीं और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं लोगों को। ठीक है, अपेश जी आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं? एक बात पूछना ये चाहता हूँ कि अगर कोई कोविड के सेकंड स्टेज पे पहुंचा जहां पे मेंडोल जैसी 10वें दिन से दवा शुरू की गई 5 दिन के लिए 8 mg की, तो अगर दूसरे तीसरे दिन बुखार उतर जाता है और स्वास्थ्य ठीक होने लगता है तो क्या ये जो स्टेरॉइड दवा है मेंडोल, इसको धीरे धीरे करके कम करना चाहिए? इसका mg धीरे धीरे कम करके करना चाहिए या 8 mg के बाद आप सीधे बंद भी कर सकते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि अभी बहुत लोग मेट्रोल और भी बहुत सारे स्टेरॉइड से डेक्सामेथासोन और बहुत सारे ओरल स्टेरॉइड, इनफैक्ट आईवी स्टेरॉइड लोग ले रहे हैं।
तो इसमें यह है कि जब भी स्टेरॉइड का एक रूल होता है, स्टेरॉइड जब भी स्टार्ट करना चाहिए तो हमें इसको एक लो डोज से स्टार्ट करना चाहिए, या अगर आप डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन हाई डोज से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें टेपरिंग करना बहुत जरूरी होता है कि डोज का सिर्फ मॉनिटरिंग करना और डोज को टेपर करना बोलते हैं। स्टेरॉइड हमेशा बिना टेपर किए कभी बंद नहीं करनी चाहिए। तो अगर 8 mg बीडी जो नॉर्मल गैस का सभी लोग ले रहे हैं डॉक्टर से सलाह पे, तो 8 mg अगर बीडी दिन में 2 का ले रहे हैं तो उसको आप एक बार में बंद नहीं करना है। अगर आपने 5 लिया, आपके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, सैचुरेशन ठीक हो रहा है, फीवर उतर गया आपका, तो उसको आपको वंस अ डे मतलब दिन में एक बार करके आप उसको फिर धीरे धीरे करके 4-5 दिन चलाइए, और 4-5 दिन और चलने के बाद ही इसको बंद करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन लिया और हाफ करके फिर बंद कर दिया। उसको भी डोज को टेपर करना। कि स्टेरॉइड में क्या होता है, स्टेरॉइड आपकी बॉडी को बहुत सारी हार्मोन्स मॉनिटरिंग करती है। तो आप अगर आप सडनली विड्रॉ करेंगे स्टेरॉइड को तो बॉडी के सारे हार्मोन सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं और उसके उल्टे साइड इफेक्ट होने लगते हैं, बॉडी इम्यूनिटी पे उल्टा असर पड़ता है। तो हमेशा स्टेरॉइड को डॉक्टर की सलाह से टेपर करके ही बंद करना है, सडनली बंद कभी नहीं करना। बिल्कुल। तो विजय जी, जिस तरह से आपने इनको सुना, और ये प्रश्न मैंने इसलिए भी उठाया कि देखिए कितनी सारी चुनौतियां एक साथ सरकार के सामने हैं। संसाधनों की लगातार कमी बनी हुई है, विपक्ष के निशाने पर सरकार लगातार है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां तो देखिए नजर आएंगी, और जब जनता की शिकायतें विपक्ष के नेताओं तक पहुंचती हैं तो उनकी भी एक अहम भूमिका है कि वो आपके सामने पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज को उठाएं, और इसी के चलते शायद सरकार बेहतर तैयारियां भी अक्सर कर पाती है। ब्लैक फंगस, ये एक बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने बनने वाला है, क्योंकि जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं, ब्लैक फंगस ज्यादातर मरीजों में अब धीरे धीरे करके प्रबल रूप से सामने आने लगा। पहले 1-2 केस आ रहे थे, लेकिन अब इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। इस मोर्चे पर भी आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो क्या आप सभी मोर्चों पर पूरी तरह से प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, हर चीज पर आपकी नजर लगातार बनी हुई है और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं फैलने पाएगी प्रदेश के अंदर? देखिए, ब्लैक फंगस का जहाँ तक सवाल है, ये म्यूकोसल माइकोसिस जो इसमें ज्यादातर मरीज का ही काम है और थोड़ा बहुत डॉक्टर्स का काम है। मरीजों को चाहिए कि अगर प्रेडनिसोलोन उनको दी गई है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो डॉक्टर को भी चाहिए और मरीज को भी कि यही खाली एक दवा है जो मिनिमम यूज करें, और अगर करें तो यही टेपर करके खत्म की जाती है। अभी कपिल भाई जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक खाली से दवा ऐसी है जो एकाएक बंद नहीं की जाती है, धीरे धीरे को टेपर किया जाता है। दूसरी बात यह है, जिनको डायबिटीज है, या अभी डॉक्टर बता रहे थे जो अंडरलाइन कोई डिजीज है, माइक्रोलॉजी पहले से कोई बीमारी है, कैंसर उन्होंने उदाहरण दिया था, लेकिन और बहुत सारी, पर डायबिटीज विशेष तौर पे अगर है तो ये देखा क्या है कि ब्लैक फंगस जो है ज्यादातर डायबिटीज लोगों को हो जा रहा है, तो वो जरूर अपनी शुगर कंट्रोल करके रखें, उसमें लापरवाही नहीं होना चाहिए। रोज टेस्ट करें, घर जाके ठीक होने के बाद भी, ये बहुत आवश्यक है उन लोगों के लिए। डायबिटिक्स को खासतौर से सावधान रहना है, और जिन्हें क्रॉनिक बीमारियों का इलाज चल रहा है उनको सावधान रहना है। इसमें सरकार का ज्यादा रोल नहीं है, डॉक्टर और मरीज के बीच की ही बात है, तो ये और किसी चीज से न रोका नहीं जा सकता है, न ये अपने आप फैलने वाली चीज है। इसे डिजीज है जो उस समय डेवलप हो जाती है, इसलिए उसका तो जहाँ तक सवाल ये है। और दूसरी जहाँ दूसरों की तैयारी, तो आज ही देखा होगा कि अभी ही इन्होंने कह दिया कि हमारे पास अब तो बहुत सरप्लस है, ऑक्सीजन हमसे ले लो वापस। इन्होंने 700-800 मेट्रिक टन मांगी थी, अब 250 सरप्लस है उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आज। तो ऑक्सीजन का तो ये हो गया। और उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, तो ऐसी तैयारियां की गई हैं कि हर तहसील स्तर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी और मेगा सिलेंडर ठीक ऑक्सीजन के वहां पर रहे हर तहसील पर, इसकी व्यवस्था की गई है। और मेडिकल वैन भी हर ब्लॉक में जा रही है, इंतजाम हो जाएगा, हो भी गए कई जगह, कि जो शुरू हो जाए, जो मेडिकल वैन दवाइयां लेके जाए और जहाँ आवश्यकता है मरीजों को घर पहुंचाए, ताकि उन्हें अस्पताल के लिए न भागना पड़े। ठीक है। तो ये जो तैयारियां की जा रही है, आंगनबाड़ियों को ट्रेन किया जा रहा है जैसे, ताकि वो भी दवाइयां जाए, टेस्ट भी गाँव में होने के लिए। उत्तर प्रदेश हमेशा आगे रहता ही है, पीछे भी आगे रहा, इस बार फट से आगे बढ़ गया, और इससे दूसरे उत्तर प्रदेश पहले भी सबक ले रहे थे। ठीक है विजय जी, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना अपना यहाँ पर पक्ष रखा, और विपक्ष ने भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए बहुत ही तीखे सवाल विजय जी से यहाँ पर पूछे। और ये सवाल जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके जवाबों की तलाश में ही सरकार अक्सर तैयारी करनी शुरू करती है। लॉकडाउन बढ़ सकता है, इसकी संभावना बलराम भार्गव के बयान से लगातार सामने आ चुका है, क्योंकि जहां पर संक्रमण की दर ज्यादा है वहां लॉकडाउन निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, यह उनका सुझाव है। साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर जो डॉक्टर पंकज ने अहम जानकारी दी है कि आपको इसका इलाज घर पर नहीं करना है, किसी झोला छाप डॉक्टर से आपको इसको लेकर तो सलाह बिल्कुल नहीं आपको लेनी है। इसकी बहुत ही सामान्य दवाएं हैं, अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो ये इलाज के लिए बिल्कुल सही है, और अगर सही समय पर इसका इलाज हो जाता है तो ब्लैक फंगस ठीक होता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है।
पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। लगातार मास्क को आप पहन कर रखिए, सामाजिक दूरी नियम का पालन कीजिए और लॉकडाउन में जो भी नियम है उसका सम्मान कीजिए और सुरक्षित रहिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।